Good afternoon, friends, and welcome once again to the briefing of the Union Health Ministry on COVID-19. But before we start the briefing, may I request everyone to keep their phone on silent mode? So today we have Joint Secretary Love Agarwal ji and Director of the AIIMS, Dr. Randeep Guleria ji, to brief us on the current situation of COVID-19. After the briefing, we'll take a few questions. And now, for giving an update on COVID-19, it is over to you, Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि पिछले 17 दिनों से देश में एक स्टेडी डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक स्थाई पर 7 मई को जब देश में एक दिन में अधिकतम 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के तहत वह घटते घटते 12 मई को 3,48,000, फिर घटते हुए वह 17 मई के करीब में 2,81,000 और पिछले 24 घंटे में एज लो एज 2,22,000 केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह दिल्ली केसेस पिछले 2 दिनों में 2.5 लाख से भी कम उस गति से नोट किए जा रहे हैं। यह लोएस्ट केसेस रिपोर्टेड हैं देश में ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद। यह भी एक तथ्य हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। इसी तरीके से डेली केसेस को हम अगर देखें कि जिला वाइज अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो जिला जो कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें नंबर कम होता दिख रहा है। जहां वह करीब 531 जिले 28 अप्रैल से 4 मई वाले हफ्ते में ऑब्जर्व किए गए, वह घटते घटते 431 जिले रह गए हैं। यानी कि हम केसेस में भी एक कमी जिला स्थाई पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरीके से देखें तो पाते हैं कि देश में कंसिस्टेंट पद्धति से रिकवरी रेट में भी वृद्धि नोट की जा रही है। जहां 3 मई के समय पर यह रिकवरी 81.7% थी, यह बढ़ते बढ़ते अब 88.7% हो गई है। और साथ ही रिकवरी रेट जो हमारे केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों में यह कंटिन्यूअस बेसिस पर रिकवरी इज मोर देन द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। देश में 27 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि रिकवरी इज मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑल्सो। अगर हम इसी तरीके से देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल लेवल पर मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो उसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 22 दिनों से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एक्टिव केसेस देश में नोट किया जा रहा है। जहां 3 मई के समय पर देश में एक्टिव केसेस 17.13% थे, वह घटते घटते अब 10.17% रह गए हैं। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे जैसे कि 10 मई के समय पर देश में 37,45,000 के करीब एक्टिव केसेस थे, तो वह घटते घटते अगर हम देखें तो 16 मई के करीब 36 लाख के करीब केसेस, फिर घटते हुए 20 मई के करीब 31 लाख केसेस और अब कम होते होते 27.2 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में देश में हैं। यानी कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 10 लाख के करीब एक्टिव केसेस में कमी पाई गई है। इसी के साथ ही हमने इससे पहले भी आपको अवगत किया है, जैसे जैसे केसेस में वृद्धि नोट की जा रही थी, देश के स्थाई पर टेस्टिंग क्योंकि वह अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करती है, उसको भी उसी गति से बढ़ाया गया। जहां 9 से 15 फरवरी वाले सप्ताह में देश में औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट एक दिन में किए गए। 16 से 22 मार्च को वह बढ़ते हुए 10 लाख से अधिक प्रतिरोज के हिसाब से किए गए। 13 से 19 अप्रैल वाले वीक में अगर हम देखें तो 15 लाख प्रतिरोज के हिसाब से वह टेस्ट बढ़ते गए। और अगर हम औसतन देखें तो पिछले हफ्ते 18.46 लाख देश में टेस्ट की गति में वृद्धि आई है औसतन। तो यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 15 हफ्तों में करीब 2.6 टाइम्स देश में जो टेस्ट होते थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही एक स्थाई पर जब देश में टेस्ट बढ़ते रहे, हमने टेस्ट को बढ़ाया। दूसरे स्थाई पर जो एक शुरू में एक नेगेटिव ट्रेंड था इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन पॉजिटिविटी, उसमें भी एक अच्छी न्यूज़ हम नोट करते हैं। हम देखते हैं कि जहां हमारे 16.92% केस पॉजिटिविटी 13 से 19 अप्रैल वाले सप्ताह में थी, जो बढ़ते बढ़ते
4 से 10 मई वाले वीक में 21.4% हो गई थी, वह पिछले 2 हफ्ते से घटती जा रही है और औसतन 12.09% आज देश में केस पॉजिटिविटी वीकली बेसिस पर नोट की जा रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछले एक दिन पहले हमने देश में अब तक के हाईएस्ट टेस्ट किए, यानी कि 21,23,000 के करीब टेस्ट देश में एक दिन में किए गए, बल्कि पिछले दिन में भी अगर हम देखें तो 19.28 लाख टेस्ट किए गए और हमारे देश की पॉजिटिविटी पिछले 14 दिनों से इन इफेक्ट 20% से कम आ रही है। और अगर हम कल की टेस्ट पॉजिटिविटी देखें तो इट इज़ एज लो एज 11.53%। इसी तरीके से हम देखें कि ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कि देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है। तो वीक एंडिंग 7 मई 21 में जहां देश में ऐसे 92 डिस्ट्रिक्ट थे, अब वह संख्या बढ़कर 197 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, यानी कि 105 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कि इन्फेक्शन का जो कंट्रोल है वह रिलेटिवली फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ अदर पिलर वी आर फोकसिंग ऑन। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज़ फॉर प्राइमरली एज ग्रुप्स एज वेल एज द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर, उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के लिए 18 से 44 एज ग्रुप जो ओपन किए गए हैं उसमें भी अब स्टेबिलिटी नोट की जा रही है और 1.06 करोड़ डोजेज उस एज ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं। आज एक स्थाई पर जब हमारे केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर हमारी पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया जा रहा है, हमारी रिकवरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस समय पर भी जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे अप्रभावित क्षेत्र हैं हम उनको प्रिजर्व करें, उनको संरक्षित रखें, वहाँ पर हमारा कंटेनमेंट एक्टिविटी चलती रहें। इसी तरीके से वह जिले या वह क्लस्टर्स जहाँ पर संक्रमण थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ पर हम नियंत्रण संबंधित कार्रवाई करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट किया है कि जहां एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का कार्य देश में किया जा रहा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी हमारी उसी मोमेंटम और उसी सुचारू रूप से आवश्यकता के अनुसार हम काम करते रहें। एक और विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाईलाइट किया था कि अब ग्रामीण प्रांतों में या सेमी अर्बन एरियाज में अगर केसेस पाए जा रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को गाइड किया है, उनके साथ परस्पर उसको एक एक्शन प्लान के थ्रू काम कर रही हैं। जरूरी है कि रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी जहां पर कोई भी अगर बीमार होता है वहीं पर हम उसकी उपचार की सुविधा प्राप्त उसको उपलब्ध करा सकें, उसके तहत भी उतना ही कार्य करना हमारे आगे वाले मार्गदर्शक सिद्धांत में आता है। धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ हद तक ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ये समझना ज़रूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं, वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सीडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है।
म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं, वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये यूजुअली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है, जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है, वो है एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है। ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है, जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है, और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है, इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है।
तो शुरू में आप उनको, वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं, 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। सो हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव 2 म्यूकर वार्ड्स, 1 फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 1 फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सही है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो और उसके ऊपर आपके नेज़ल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए तो इट कैन हैव वर्स आउटकम। तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे हेडेक है, नाक बंद हो जाना या नाक में क्रस्टिंग होना, नाक से कभी कभी खून आना, या एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आंख के नीचे या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या एक साइड पे दर्द ज़्यादा होना और जो है सेंसेशन चेहरे पे कम हो जाना। ये सब जो लक्षण है, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हो और जो हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेज़ल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शंस बाय नेम बेटर रहेगा रादर देन बाय कलर, क्योंकि उससे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा ये है कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम अब देखें सोसाइटी में तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी इन द जनरल पब्लिक, एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर देयर इज़ बीन लॉट ऑफ पेन, सैडनेस बिकॉज ऑफ, हर एक का कोई ना कोई जानने वाला है जिसको कोविड हुआ है या जो अपनी जान गवा बैठा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वी मस्ट ऑल कम टुगेदर टू रियली सपोर्ट एवरीवन एज सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज पीपल कलेक्टिवली। कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पैंडेमिक ऑफ चिल्ड्रन एंड यंगर एज ग्रुप, कि बच्चों में सीरियस केसेस नहीं हुए, बच्चों में इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ये बात सही है। बच्चों में माइल्डर इन्फेक्शन है, बच्चों में इतना सीरियस इन्फेक्शन या एडमिशन का डेटा नहीं है, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की। लेकिन बच्चों में या यंग एडल्ट्स में कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ है। दे आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जेंडर गैप इन एजुकेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल इश्यूज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, स्मार्टफोन डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, इंटरप्टेड अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों में कुछ एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, पढ़ाई आगे करना चाह रहे थे, सही सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इंटरप्ट हुई हैं। चैलेंजेस फॉर स्कूलिंग, स्पेशली जो टेक हैवी नहीं है, रूरल इंडिया में लोग हैं, उनकी स्कूलिंग में काफ़ी असर पड़ा है, और न्यूट्रिशनल इश्यूज भी हैं, और विमेन में, यंग गर्ल्स में पोस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज भी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, अगर इफ ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर एंड एड्रेस दीज इश्यूज, लुक एट देम एज चैलेंजेस एंड फॉर्म हेल्प ग्रुप्स, चाहे सोसाइटीज़ में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे और ग्रुप्स में हो, दैट विल रियली हेल्प अस टू डेवलप एंड सपोर्ट आवर यंग चिल्ड्रन एंड द अदर पीपल ऑल्सो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वो यही है कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है, लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि एक और इशू जो आ जाता है वो है पोस्ट कोविड सीक्वले का, और इस पे अब काफ़ी हद तक डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमें पहले नहीं पता था। पहली वेव में हम कई लोग समझ नहीं पाए थे कि कोविड के बाद भी कई लक्षण ऐसे हैं जो रहते हैं, और अब इसके लिए काफ़ी हद तक लोगों ने इसका पीरियड भी डिफ़ाइन किया है कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 12 हफ्ते रहें तो इसको हम ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक
काफ़ी लक्षण रह सकते हैं और उनको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ़ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या कहते हैं पल्स ज़्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं। एक कॉमन सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना, कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं कभी कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफ़ा इंसोम्निया होता है कि सो नहीं पाते या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा रिकवर करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करे जहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराएं तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेज करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज़ देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी बताया गया कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में अब केसेस देखे जा रहे हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनाए जाएँ, ट्रेनिंग की जाए। इस पे भी काम किया जा रहा है कि सिंड्रोमिक अप्रोच हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट के यूज़ हो जो लोग घर पे कर सकें। अगर किसी को भी लक्षण हो जो कोविड के हों गांव में, तो उनको एकदम आइसोलेशन का एडवाइस किया जाए। उनका अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए तो वो करके, अगर आइसोलेट वहाँ नहीं कर सकते तो कोविड केयर सेंटर में उनको आइसोलेट किया जाए जिससे बीमारी आगे ना फैले, और एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे वो ट्रीटमेंट वहाँ उनका प्रॉपरली हो पाए, प्रॉपर कंसल्टेशन हो पाए विद यूजिंग टेली कंसल्टेशन, जिससे साथ में जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है वहाँ से संपर्क करके ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर दिया जाए। और इसमें काफ़ी हद तक हर एक एरियाज़ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जा रही है एट रूरल लेवल, एट प्राइमरी लेवल, बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे पूरी तरह से दवाइयों का अरेंजमेंट हो, ऑक्सीजन की अरेंजमेंट हो, जिससे जैसे जैसे अगर वहाँ केसेस बढ़ते हैं तो वी आर रेडी टू मैनेज देम। तो ये 3-4 चीज़ों पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Guleria, and now we'll take some questions. Okay, can we begin with Vijay Lakshmi ji? सर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो एक रिपोर्ट छपी है उसके बारे में सवाल पूछना चाह रही थी। उसमें कहा गया है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस ओर इशारा किया है कि 3 रिसर्चर्स वुहान जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो नवंबर 2019 में कोविड सिम्टम्स के साथ बीमार हुए थे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल इशारा कर रहा है कि वो एक लेबॉरेटरी से एस्केप वायरस हो सकता है। दुनिया में इस बात की मांग उठती रही कि प्रोब होना चाहिए। भारत का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तक हम लोग जो है कोविड के सेकंड स्टेज वेव से जूझ रहे हैं। जो ये इश्यूज हैं विद रेस्पेक्ट टू कि ये कोविड जो है हम सबकी नॉलेज में है कि वुहान प्रोविंस में सबसे पहले केसेस पाए गए थे एट वेरियस लेवल, पर्टिकुलरली एट मल्टी फोरम लेवल विच इज़ WHO। टीम्स हैव ऑल्सो गॉन एंड विजिटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर हम सबको खुद क्लैरिटी आएगी कि हमारा
जो बिगर पिक्चर है वो क्या इमर्ज होती है। प्रफुल्ल जी। सर, हर बार आप ये आंकड़े बताते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, और कितने बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि बार बार माइल्ड होता है कहा जाता है, आंकड़े नहीं बताए गए आज तक। आंकड़े क्या है सर? सर, हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम कई बार इंटरप्रिटेशन के आंकड़े जो आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े हम आपको एक दिन बताते हैं, दूसरे दिन हम कुछ और आंकड़े बताते हैं। आइडिया ये होता है कि हम ओवरऑल बिगर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करें। इससे पहले इसी फोरम में बताया गया है कि चाहे वो फर्स्ट वेव रही हो, चाहे वो सेकेंड वेव रही हो, लेवल ऑफ इन्फेक्शन ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैज़ रिमेन्ड सेम। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के रूप में फिगर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप चाहें तो हम दोबारा से वे फिगर्स अपडेटेड फिगर्स के साथ आपके सामने ला सकते हैं। हम आपको फिर से ही बताना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्टर एम्स साहब ने बताया आपको, कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्प्रेड का जो पैटर्न पिछली बार था वेव 1 में, वही पैटर्न वेव 2 में भी पाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया है कंटिन्यूड बेसिस पर कि जो फेटैलिटी है, मॉर्टैलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इज प्राइमरली ऑन 60+ पीपल एज वेल एज पीपल जिनको पहले से कोई को एग्जिस्टिंग बीमारियां, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वह है। और यही कारण था कि अगर आप देखें जो हमारी वैक्सीनेशन गाइडलाइन में हमने उसको प्रायोरिटी एज ग्रुप के रूप में लिया है। इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने अपने हॉस्पिटल में भी हम रेगुलरली डेथ ऑडिट करते हैं कि डेथ्स जो हुए हैं, और हमने जो हमारे अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो डेथ्स हुए हैं उनकी ऑडिटिंग की है, और वी कंपेयर्ड इट कि जो फर्स्ट वेव में डेथ्स थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। एज ग्रुप वाइज एंड कोमॉर्बिडिटी वाइज इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि जो डेथ्स हुई हैं वो हायर एज ग्रुप में ही हुई है इस वेव में भी, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी 1 या मोर कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो इसलिए अगर हम पूरा डेटा देखें, ये तो हमारे हॉस्पिटल का ही डेटा है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट कि हमने मोर्टेलिटी में एज ग्रुप वाइज या कोमॉर्बिडिटी वाइज फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पाया। संजय जी। सर, संजय शर्मा, आज तक से मेरा सवाल ये है कि अभी बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे, लेकिन अभी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पैनिक ना करें। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है, और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो, उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें वी शुड वर्क फॉर द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो अदर वेव, चाहे थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव हो, और जो हमने पिछले 2 वेव से सीखा है उसी को हम आगे लेके अगर जाएंगे तो हम और किसी वेव को आने नहीं देंगे, अगर आएंगे तो उसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। वायरल इन्फेक्शंस में देयर इज़ ऑलवेज वेव्स विच कम, समटाइम उनका सीजनल वेरिएशन होता है, जो हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं कि मानसून में केसेस बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर विंटर मंथ्स में बढ़ जाते हैं, फिर समर में बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कई वायरल इन्फेक्शन हैं जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो विद दैट कम इन वेव्स, एंड कोविड इज़ ऑल्सो कम इन वेव्स। बट इशू इज़ कि हमें हर दफ़ा यही देखना चाहिए कि अगली वेव को हम जो भी हमने पहले वेव से सीखा है
उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें जिससे आगे वेव्स ना बढ़े, बट दे विल बी waves which will come to some extent. We must work to make sure that they don't happen or they're minimum. मैम, इससे पहले इस फोरम में हमने कई बार इस विषय में बात की है। मुख्य इशू ये है कि कंटेनमेंट पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर अगर बना रहे, और जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हम वो सिचुएशन जहाँ पर कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है उस एक्टिविटी पर हम काम करें। हम जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क, सो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इस पर काम करें तो टू दैट एक्सटेंट हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट वुड रिमेन सेम, और उसी पर हमारा कम्युनिटी लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूड फोकस बना रहना चाहिए। We've received a few online questions also, and many of them are similar in nature, so I'm going to club them to you. और अग्रवाल जी आप ही के लिए है। So from Shireen from Times Now, Runjhun Sharma from CNN News 18, Monica Yadav, Hindu Business Line. So they are all saying that many of the state governments are saying that both Pfizer and Moderna have refused to sell the vaccines to them. So now what is the... मैम, हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि चाहे फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको दो तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइज़र एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीज़ें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाएँ। एक और क्वेश्चन है अग्रवाल जी कि will the health ministry clarify that Covishield output is at 6 crore, Covaxin output is at 2 crore doses per month, yet only 5 crores are to be given by May end. Can the ministry clarify this? This is from by Milan from India Today. देखिए, पूरा जो वैक्सीन का जो सप्लाई चेन है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या फील्ड में अवेलेबल करते हैं। उससे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का। तो जो जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स ने पूछा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो जैसे कि बताया गया है कि करीब 6.5 करोड़ अगर कोविशील्ड इस माह में प्रोड्यूस होंगी और 1.5 करोड़ अगर कोवैक्सीन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस माह में प्रोड्यूस होंगी, तो अगर 8 करोड़ की प्रोडक्शन है तो वह प्रोडक्शन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी और स्टेरिलिटी स्टडीज़ की जाती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस में, जिसमें करीब 1 हफ्ते के करीब लगता है। इसी तरीके से उसके बाद वह बैचेज में आती हैं और बैचेज में आने के बाद उसको सीडीएल कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर करीब 1 दिन लगता है। उसके बाद से वह सारी पर्टिकुलर जो वैक्सीन हैं इन टर्न पूरे कंट्री में अक्रॉस वो सप्लाई चेन के थ्रू जाती हैं। तो इसमें जो हमें ये समझना है कि इमीडिएटली जो आज प्रोड्यूस हुई है वो उसको अवेलेबल होने में 7, 8 या 9 दिन लगते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमें जो समझने की जरूरत है कि उसके बाद भी जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब हम फ्री वैक्सीनेशन स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री डोजेज जो प्रोवाइड कराते हैं जो 50%, हमने स्टेट्स को बताया है कि हम डे ऑन डे बेसिस पर किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सप्लाई देंगे, ताकि उसके बेसिस पर स्टेट लेवल पर, फील्ड लेवल पर वैक्सीनेशन साइट्स कौन कौन सी चलेंगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, वह माइक्रो प्लानिंग स्टेट लेवल पर की जा सके। इसी के साथ ही इसमें लिंक्ड इशू होता है कि जैसे बहुत सारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, बहुत सारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं। तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ वैक्सीन अवेलेबल रहती हैं, विच विल बिकम अवेलेबल इन वीक्स टू कम। बट व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें। जैसे कि आप सबको अवगत होगा कि कुछ स्टेट्स में आज अगर हमारी वैक्सीन सप्लाई की गई हैं तो अभी भी उनके पास ड्यूरिंग ट्रांजिट इन डिफरेंट लोकेशंस कुछ वैक्सीन अवेलेबल होती हैं, विच विल डेफिनेटली बिकम अवेलेबल एज ए डोजेज इन ए वीक टू कम।
With that, we end the press briefing. Thank you so much.